नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आशा है कि आपका दिन बढ़िया चल रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तनावपूर्ण खबर की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सन 2000 में पीएलओ के लीडर यासिर अराफात को एक ऐसा प्रस्ताव दिया था जिसमें 91% वेस्ट बैंक और पूरा 100% गाजा फिलिस्तीन को देने की बात थी। लेकिन अराफात ने उस शांति समझौते को ठुकरा दिया। क्यों? यह एक इतिहास का सबसे बड़ा शांति का मौका गंवाना था, या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? दोस्तों, अब हम इस फैसले के कारणों की गहराई से जांच करेंगे। हम क्लिंटन की नाराजगी पर भी चर्चा करेंगे जो उन्होंने अराफात के इनकार पर व्यक्त की। साथ ही अगर अराफात ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो क्षेत्र में शांति की संभावनाएं क्या होती, इस पर विचार करेंगे। अंत में हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि क्या अराफात का इनकार उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखने के लिए था। यह विश्लेषण ऐतिहासिक तथ्यों, नेताओं के बयानों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। यह कहानी है एक ऐसे पल की जहां शांति बस एक दस्तखत की दूरी पर थी, मगर वो हो नहीं पाई। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिए और अपने विचार कमेंट में प्लीज जरूर बताइए। फिलिस्तीनी इजरायली संघर्ष दुनिया के सबसे जटिल और लंबे समय से चल रहे विवादों में से एक है। यह संघर्ष 1948 में इजराइल की स्थापना से शुरू हुआ, जब लाखों फिलिस्तीनी अपने घरों से विस्थापित हो गए। इसके बाद 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। इन क्षेत्रों पर नियंत्रण और फिलिस्तीनी लोगों की स्वतंत्रता की मांग के कई युद्धों, विद्रोहों और शांति प्रयासों को जन्म दिया। 1990 के दशक में ओस्लो समझौते ने आशा की किरण दिखाई, लेकिन सन 2000 में कैंप डेविड शिखर सम्मेलन इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। दोस्तों, इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इजरायली प्रधानमंत्री बराक और फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात को आमंत्रित किया ताकि एक स्थायी शांति समझौते पर सहमति बन सके। क्लिंटन के प्रस्ताव में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की पेशकश की, जिसमें गाजा पट्टी का बड़ा हिस्सा और वेस्ट बैंक का लगभग 92 से 95% क्षेत्र शामिल था। लेकिन अराफात ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस फैसले ने न केवल शांति प्रक्रिया को पटरी से उतार दिया, बल्कि दूसरी इंतिफादा यानी कि फिलिस्तीनी विद्रोह को भी जन्म दिया, जो कि 2000 से 2005 तक चला और हजारों लोगों की जान ले गया। अब देखते हैं ओस्लो समझौते से लेकर कैंप डेविड तक का सफर। दोस्तों, कैंप डेविड सम्मेलन को समझने के लिए ओस्लो समझौतों को इनकी पृष्ठभूमि आवश्यक है। 1993 में नॉर्वे में गुप्त वार्ताओं के बाद इजराइल और फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पीएलओ ने ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में पीएलओ ने इजराइल के अस्तित्व को मान्यता दी और इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधि माना। समझौते के तहत फिलिस्तीनी क्षेत्रों में स्वायत्तता दी गई और अंतिम समझौते के लिए 5 वर्ष की समय आयु तय की गई, जिसमें सीमाएं, यरूशलेम, शरणार्थी और सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल थे। लेकिन ओस्लो प्रक्रिया में कई बाधाएं आईं, जैसे इजराइल ने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बनाना जारी रखा, जो समझौते की भावना के विपरीत था। फिलिस्तीनी पक्ष से आतंकवादी हमले जारी रहे। 1995 में इजरायली प्रधानमंत्री राबिन की हत्या ने प्रक्रिया को झटका दिया। उनके उत्तराधिकारी शिमोन पेरेस और फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्रक्रिया को धीमा कर दिया। 1999 में एहुद बाराक के प्रधानमंत्री बनने पर आशा जगी, क्योंकि वे शांति के पक्षधर थे। बाराक ने क्लिंटन से अनुरोध किया कि एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाए। क्लिंटन सहमत हुए, लेकिन अराफात को संदेह था।
उन्हें लगता था कि सम्मेलन समय से पहले है, क्योंकि बराक ने पहले के समझौतों को लागू नहीं किया था। क्लिंटन ने अराफात को आश्वासन दिया कि अगर सम्मेलन विफल होता है तो फिलिस्तीनियों का दोष नहीं माना जाएगा। फिर भी 11 जुलाई 2000 को कैंप डेविड में सम्मेलन शुरू हुआ, जो 25 जुलाई तक चला। अब समझते हैं कि कैंप डेविड में क्या पेशकश की गई। सम्मेलन में कोई लिखित प्रस्ताव नहीं था, लेकिन क्लिंटन ने मौखिक रूप से विचार रखे। इजराइल ने वेस्ट बैंक का 91% और गाजा का 100% क्षेत्र फिलिस्तीन को देने की पेशकश की, लेकिन इसमें कुछ शर्तें थी। वो ये थी कि इजराइल कुछ बस्तियों को रखेगा और वेस्ट बैंक के 9% क्षेत्र को एनेक्स करेगा, लेकिन बदले में वो फिलिस्तीन को 9% के बराबर के अन्य क्षेत्र भी देगा। दोस्तों, अब यरूशलेम के बारे में कुछ बैकग्राउंड देना बहुत जरूरी है। पूर्वी यरूशलेम के कुछ हिस्सों पर फिलिस्तीनी नियंत्रण, लेकिन अल अक्सा मस्जिद के नीचे का क्षेत्र इजराइल के पास था। शरणार्थियों के लिए सीमित संख्या में वापसी और मुआवजा देने का प्रावधान था। सुरक्षा के लिए इजराइल जॉर्डन घाटी में सैन्य उपस्थिति रखेगा, यह इजराइल का मानना था। फिर दिसंबर 2000 में क्लिंटन पैरामीटर्स प्रस्तुत किए जो अधिक स्पष्ट थे। उसमें वेस्ट बैंक का 92% से 95%, गाजा का पूरा 100%, पूर्वी यरूशलेम पर फिलिस्तीनी संप्रभुता, ध्यान रखिए पूर्वी यरूशलेम पर, और शरणार्थियों की सीमित वापसी। लेकिन अराफात ने इन्हें भी अस्वीकार कर दिया। तो जानते हैं अराफात के इनकार के प्रमुख कारण क्या हो सकते थे। अराफात के इनकार के कई कारण थे, जो ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामरिक थे। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यरूशलेम था। फिलिस्तीनी इसे अपनी राजधानी मानते हैं, खासकर पूर्वी यरूशलेम, जहां अल अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक, ये इस्लाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है। और यह भी माना जाए कि यह इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल हैं, मक्का और मदीना के बाद। क्लिंटन के प्रस्ताव में पूर्वी यरूशलेम के बाहरी इलाकों पर फिलिस्तीनी नियंत्रण था, लेकिन पुराने शहर के हिस्सों पर अस्पष्टता थी। इजराइल ने पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी घोषित किया था और बराक ने इसे विभाजित करने से इनकार किया। अराफात के लिए यरूशलेम के बिना कोई समझौता अस्वीकार्य था, क्योंकि यह फिलिस्तीनी और अरब दुनिया में उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाता। दूसरा बड़ा मुद्दा शरणार्थियों का अधिकार था। 1948 के युद्ध, जिसे फिलिस्तीनी नकबा कहते हैं, और 1967 के युद्ध में लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव नंबर 194 उनके वापसी के अधिकार की बात करता है। क्लिंटन के प्रस्ताव में केवल कुछ हजार शरणार्थियों की वापसी थी, बाकी के लिए मुआवजा या अन्य देशों में बसना रखा गया था। अराफत के लिए यह अन्याय था, क्योंकि शरणार्थी फिलिस्तीनी आंदोलन का दिल है। कई शरणार्थी कैंपों में रहते हैं और उनके अधिकार को त्यागना राजनीतिक आत्महत्या होता। तीसरा मुख्य कारण जमीन की अखंडता था। प्रस्ताव में फिलिस्तीनी क्षेत्र टुकड़ों में बंटा था। इजराइल की बस्तियां और सड़कें फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अलग करती थी। गाजा और वेस्ट बैंक के बीच कोई सीधा संपर्क नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि यह एक कमजोर राज्य बनता, जो हमेशा इजराइल पर निर्भर रहता। अराफात ने इसे बेंटुस्तान, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों जैसा जो स्थान है, उसके साथ इसका मुकाबला किया। चौथा कारण था सुरक्षा और सैन्य मुद्दे। इजराइल ने जॉर्डन घाटी में 3 वर्ष तक सैन्य उपस्थिति की मांग की और हवाई क्षेत्र में के ऊपर नियंत्रण रखने की मांग की। फिलिस्तीनी सेना को सीमित रखना। अराफात का एक पूर्ण संप्रभु राज्य चाहते थे, मींस कंप्लीट डोमिनेटेड एरिया बाय अराफात, ना कि इजराइल के अधीन। इसके अलावा आंतरिक दबाव भी था। अराफात को फिलिस्तीनी जनता, हमास जैसे गुटों और अरब नेताओं से दबाव था। मिस्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक ने कहा
कि अराफात को स्वीकार करने से डर लगता है, लेकिन वास्तव में मुबारक खुद डरते थे कि इससे अरब दुनिया में उनकी स्थिति कमजोर होगी। कई फिलिस्तीनी नेताओं का मानना था कि प्रस्ताव अपर्याप्त है। इसके अलावा रणनीतिक विचार भी इसमें देखने चाहिए। अराफात को लगता था कि बेहतर प्रस्ताव मिल सकता है। वे बराक पर भरोसा नहीं करते थे क्योंकि बराक ने पहले समझौते लागू नहीं किए। सम्मेलन समय से पहले था और कोई तैयारी नहीं। अब क्लिंटन की नाराजगी की तरफ चलते हैं। क्लिंटन अराफात के इनकार से बेहद निराश हुए। उन्होंने सम्मेलन के बाद कहा कि बराक ने साहसिक प्रस्ताव दिए, लेकिन अराफात ने कोई काउंटर ऑफर नहीं दिया। उनको कुछ कहना तो चाहिए था ना, कभी चलो हमें ये चीजें चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई भी काउंटर ऑफर नहीं दिया। क्लिंटन की आत्मकथा माई लाइफ में उन्होंने लिखा कि अराफात ने एक ऐतिहासिक अवसर गंवा दिया, और यह सच भी था। 2001 में एक साक्षात्कार में क्लिंटन ने कहा, अराफात ने शांति को जाने दिया। क्लिंटन ने अराफात से सीधे कहा कि यह उनकी गलती है। एक बैठक में क्लिंटन ने अराफात से यह भी कहा कि तुम्हें प्राचीन मंदिरों की अस्तित्व पर संदेह है, जब अराफात ने इसका इनकार किया था। क्लिंटन ने बाद के वर्षों में कई भाषणों में इसकी आलोचना की। 2024 में भी उन्होंने कहा कि युवा अमेरिकी हैरान है कि अराफात ने एक राज्य ठुकरा दिया, एक देश ठुकरा दिया। क्लिंटन का मामला था कि अराफात की जिद ने दूसरी इंतिफादा को जन्म दिया और शांति प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने इसे अपनी विदेश नीति की सबसे बड़ी असफलता माना, और ठीक भी था। अगर अराफात ने स्वीकार कर लिया होता तो क्या होता? ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि हम अनुमान ही लगा सकते हैं, और विशेषज्ञ इसका अनुमान लगा रहे हैं कि एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनता जो गाजा और वेस्ट बैंक पर आधारित होता। दूसरी इंतिफादा नहीं होती और इससे हजारों जानें बच जाती। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ता, जैसे पर्यटन और व्यापार, और फिलिस्तीन की आर्थिक स्थिति जो है वो और मजबूत हो जाती। अरब दुनिया में शांति की लहर आती और इजराइल के साथ सामान्यकरण बढ़ता, जैसा अब्राहम समझौतों में हुआ। 2000 के बाद बुश प्रशासन ने शांति पर ध्यान दिया होता और 9/11 के बाद मध्य पूर्व में स्थिरता बढ़ती, और आज 2025 में फिलिस्तीन एक विकसित राष्ट्र होता और संघर्ष बहुत कम होता। इसके साथ कुछ नकारात्मक संभावनाएं भी हैं। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रस्ताव फिलिस्तीन को कमजोर राज्य बनाता, इसको टुकड़ों में बंटा क्षेत्र विकास में बाधा डाल सकता था, शरणार्थियों के असंतोष से विद्रोह हो जाता, हमास जैसे गुट समझौते को अस्वीकार करते, और अराफात की हत्या भी हो सकती थी अगर वो इस प्रस्ताव को मान लेते। वो कैसे? जैसे कि सदात, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, सदात, उनके साथ हुआ था, उनकी हत्या हो गई थी। इजराइल बस्तियां बढ़ाता और समझौता टूट जाता। 2005 में गाजा से निकासी के बाद हमास का उदय हुआ, वैसा ही होता। आज संघर्ष जारी रहता, लेकिन अगर फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता तो संघर्ष जो है वो कम हो जाता। कुल मिलाकर शांति की संभावना बढ़ती, लेकिन चुनौतियां बनी रहती। दो राज्य समाधान आज अधिक व्यवहारिक होता। क्या इनकार राजनीतिक महत्व बनाए रखने के लिए था? ये कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अराफात ने इनकार इसलिए किया ताकि उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता बनी रहे। पीएलओ के नेता के रूप में वे संघर्ष के प्रतीक थे। शांति से उनका रोल कम होता और वे एक सामान्य प्रशासक बन जाते। बराक ने कहा कि अराफात का व्यवहार परफॉर्मेंस था, मींस कोई ड्रामा था ये, ताकि वो अधिक रियायतें ले सके। अराफात को डर था कि समझौता उन्हें गद्दार साबित करता और हमास जैसे गुट मजबूत होते। लेकिन अन्य कहते हैं कि यह सरलीकरण है, मुख्य कारण मुद्दे थे, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। सम्मेलन के बाद अराफात की लोकप्रियता बढ़ी, जो दर्शाता है कि इनकार जनता की इच्छा था। इसके व्यापक प्रभाव भी पड़े। अराफात के इनकार से शांति प्रक्रिया को रोक दिया। दूसरी इंतिफादा से इजराइल में कट्टरपंथ बढ़ा और शिरोन जैसे नेता सत्ता में आए। 2004 में अराफात की मृत्यु के बाद महमूद अब्बास ने प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। आज 2025 में गाजा में हमास का शासन
वेस्ट बैंक में पैलेस्टीन अथॉरिटी और इसराइल की बस्तियां, ये सब समस्या बनी हुई है। 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद के युद्ध ने स्थिति बदतर की। चलिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अराफात का इनकार जटिल कारणों से था और क्लिंटन की नाराजगी समझ में आती है। अगर स्वीकार होता तो शांति संभव थी, लेकिन चुनौतियां रहती। राजनीतिक महत्व एक कारक हो सकता था, लेकिन मुख्य नहीं। यह घटना हमें सिखाती है कि शांति के लिए दोनों पक्षों की ईमानदारी जरूरी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। और हाँ, कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी देना नहीं भूलें। और हाँ, अगर अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। आपका 1 मिनट का समय हमें बहुत प्रोत्साहन देगा। अपने नजदीकियों को फॉरवर्ड भी कर दें। मुझे सुनने के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इस प्रार्थना के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।